लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बनती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। इस बाबत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। इस चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादे भी किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो गरीबों को 10 लाख घर दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश की विधानसभा में 29 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 9 विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। जब जातिगत जनगणना प्रदेश में होगी तो इसका असर इन सीटों पर भी पड़ेगा। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। कांग्रेस के तमाम नेता जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी के जातिगत जनगणना के ऐलान पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि जातियों की गणना करेंगे जो गरीब है और 2011 की सूची में मकान मांग रहे थे। प्रधानमंत्री ने सरकार को 16 लाख मकान का पैसा दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें मकान नहीं दिया। और अब जाति जनगणना कर क्या जताना चाहते हैं? उनको 16 लाख मकान क्यों नहीं देना चाहती कांग्रेस? प्रदेश में 16 लाख मकान जो नहीं बने, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये जनगणना कराएंगे, जातीय कराएं, कुछ कराएं, ये एक तो भेद पैदा करना चाहते हैं। ऊपर से जो ये 16 लाख मकान नहीं दे पाए, ये लोगों को समय से आरक्षण नहीं दे पाए, उसकी पोल बड़ी है और क्वांटिफाइबल डाटा जो गणना के आधार पर होता है आज तक नहीं दिया। माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं स्वीकारा है, मैंने आपको ये उनका दिखाया है, रिकॉर्डिंग है कि मेरे पास है। अरे है, देते क्यों नहीं? और फिर कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो फिर से करेंगे। तो बार बार चीजें जो उनके पास है उनको चुनावी शिगुफा करके छोड़ रहे हैं। और जाति गणना से क्या होगा? जो गरीब है उनकी मदद करो। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। कांग्रेस के तमाम नेता जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि जनगणना कराने का वादा देने से आने वाले दिनों में इसका फायदा कांग्रेस सरकार को मिलता है या नहीं। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज अचानक से एक ऐसी मोड़ आ गई जिस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांकेर में आयोजित सभा में इस बात का ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो जातिगत जो जनगणना है बिहार के तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी कराया जाएगा। तब से लेकर अब तक लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और साथ ही साथ कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है और इस लाइन पे आगे चलेगी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। उनसे पहले आपका ताल्लुक करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से मुख्य प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। आरपी जी, आप सबसे पहला सवाल आपसे कि कांग्रेस की ओर से इस बात का ऐलान आज कर दिया गया कि बिहार के तर्ज पे यहां पे भी जातिगत जो जनगणना है वो कराया जाएगा, लाभ इसका क्या मिलेगा? आरपी जी, ये समझना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? अगर है तो खुल के बताते क्यों नहीं है? जहां तक जातिगत जनगणना की बात, इस देश में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी 1931 जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश टाइम में हुआ। उसके बाद हाल के दिनों में 2010 में जब स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी जिंदा थे तो उन्होंने संसद में बीजेपी की तरफ से यह मांग रखी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए और कांग्रेस सरकार ने गोपीनाथ मुंडे जी की बात को मानकर 2011 में जातिगत जनगणना कराई। लेकिन
जब डाटा कंपाइल किया गया तो वो त्रुटिपूर्ण निकला, इसलिए उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। हमारी सरकार अगर केंद्र में सत्ता में रहती तो 2021 में जो जनगणना होती वो जाति जनगणना ही होती। बिहार में अगर जातिगत जनगणना हुई है तो हम वहां की सरकार में शामिल है। इसके पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जब हमारी सरकारें वहां थी तो वहां जातिगत जनगणना हो चुकी है। देखिए मुख्य मुद्दा क्या है जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, बीजेपी में तो ऐसे भी अनपढ़ लोगों को करवा है। मैं भी सुन रहा था केदार गुप्ता जी को। देखिए जातिगत जनगणना का जो सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है वो ओबीसी समाज को मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी जनगणना में मुस्लिम, सिख, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों की जनगणना होती ही है। तो वो डाटा सरकार के पास है। सरकार के पास अगर डाटा किसी का नहीं है तो वो है हमारा पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, जो कि हमारे राज्य में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50% के आसपास है। तो क्या बीजेपी नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग के जो 50% लोग हैं उनको इसका फायदा मिले? जातिगत जनगणना से होता यह है कि सरकार के पास सभी वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक डाटा होता है, जिससे उन वर्ग के लोगों का विकास करने के लिए स्पेसिफिक नीतियां बनाई जा सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि जातिगत जनगणना में लगभग 85% लोग तो हिंदू हैं। तो अगर योजनाएं बनेगी तो सबसे बड़ा लाभ इसका हिंदुओं को मिलने वाला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हिंदुओं का लाभ हो? मैं चाहता हूं। जातिगत जनगणना लेकर बीजेपी विरोध क्यों करती है और हिंदुओं का क्या लाभ नहीं होना चाहिए? क्या ओबीसी का लाभ नहीं होना चाहिए? इस पर जवाब आना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, क्या आप लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक मिलना चाहिए? जो अनुमानित डेटा है छत्तीसगढ़ का 50% से ज्यादा ओबीसी है, क्या उन 50% से ज्यादा ओबीसी को उनका हक, अधिकार या उनके हिसाब से नीतियां नहीं निर्धारित होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? देखिए अवधेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ऐसी पार्टी है जो भारत की जनता की पार्टी है। ये भारत के जनता के हितों के बारे में सोचती है, भारत के प्रत्येक नागरिकों के हर उस लाभ उन तक पहुंचे यही सोचती है, क्योंकि हमारे काम करने का ध्येय यही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के साथ हम काम करते हैं कि हर सरकारी योजना का लाभ जब तक अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंच जाए तब तक हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और सरकार में होने का ध्येय पूरा नहीं होगा। इस उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। मगर आज के समय में कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, तो इस मुद्दे को लेकर वो आई है। ये इतने सालों तक सरकार में रहे, इन्होंने क्यों नहीं करवाया? और आज अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने जो आरक्षण का लॉलीपॉप दिया था 76% का, ये भी किस बेस पे कहा था कि क्वांटिफाइबल डाटा हम यहाँ पर लेकर आएंगे। उस बेस पे यहाँ सभी लोगों को उनके आबादी के हिसाब से, उनकी जनगणना के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। मगर आज तक वो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो पाई। ये भी एक नया चुनावी शिगुफा है कांग्रेस का। पहले ये भाई को बुलाते थे, भाई को प्रदेश की जनता ने और पूरे राष्ट्र ने नकार दिया है, तो अब ये बहन का सहारा लेकर, आदरणीय प्रियंका दीदी का सहारा लेकर ये अब होने वाले चुनाव में एक नया मंत्र देने के उद्देश्य से कांग्रेस की ये भ्रमक जो है जानकारियां जो ये छत्तीसगढ़ में फैला रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में ये लाभ ले सके। ठीक है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसका लाभ ले सके, इसका जवाब जरूर लेंगे। लेकिन एक बार पहले मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, दोनों ही पक्षों का जवाब आपने सुना, लेकिन आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना से क्या राजनीति से परे कोई लाभ वर्ग को, समाज को होने वाला है? बिल्कुल। देखिए, बिहार का जो आप आंकड़ा देखिएगा तो ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों मिला करके 63% होते हैं। तो निश्चित रूप से जो है उनको आज उस स्थिति में लाभ नहीं मिल रहा है। और इसमें जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी पूरे देश की, मैं तो किसी राज्य की गणना के बारे में नहीं बोलता, मैं तो देश की गणना के बारे में बात बोलता हूँ। जातिगत होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये राजनीति का विषय भी बन चुका है। लेकिन अगर गणना होती है और उसमें जाति के आधार पर होती है तो उसमें बुराई भी नहीं मानी जानी चाहिए। बात की होगी, पहले आप गणना तो कर लीजिए। गणना करने से आपको एक तस्वीर साफ दिखेगी कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं जिनको उस योजनाओं का लाभ उस तरीके से मिलना चाहिए, जो इससे वो वंचित है। इस आधार पर यदि जाति की जनगणना होती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है और उसकी योजनाओं के हिसाब से फिर उनको लाभ मिले।
अब कांग्रेस सरकार जो यहाँ की अभी है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने हेड काउंट किया, बिल्कुल, और क्वांटिफाइड डाटा बनाया, जिसको भले ही उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया सामने, लेकिन उनका कहना है कि हमने विधानसभा में दिया है। तो उस क्वांटिफाइड डाटा के आधार पर उन्होंने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया और विधेयक पारित भी कराया। रातों रात पारित हुआ, रातों रात पहुंच भी गया, लेकिन वो आज तक जो है वो राज्यपाल के पास में पेंडिंग लंबित है। बिल्कुल सही। तो ये निश्चित रूप से ये जो स्थिति है कहीं न कहीं, और देखिए फिर राजनीति के दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे तो आज प्राइम मिनिस्टर ओबीसी हैं, बिल्कुल, उनको ये कहना पड़ रहा है कि आप जात पात के नाम पर देश को बांटने का काम करते हैं, तो ये कहना पड़ रहा है। उनकी सोच, उनका विचार अलग ढंग से है, उनके विचारों में कोई खराबी नहीं है, वो भी अपने एक तरीके से बोल रहे हैं कि जात पात की लेकिन बाबूलाल जी, और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि इससे जो है उनके खिलाफ एक माहौल बनने का भी आसरा बनता है कि वो ओबीसी होते हुए भी ओबीसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक राजनीतिक कारण भी बनता है। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो भी ओबीसी है और वो तो सीधे तौर पे कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। खैर, आरपी सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि चुनावी लाभ लेने के लिए केवल एक ये लॉलीपॉप और सिगुफा जो है वो कांग्रेस के द्वारा छोड़ा गया है, जिसका केवल राजनीतिकरण होगा, राजनीतिक लाभ लेगी कांग्रेस, के अलावा कुछ नहीं जमीन पे। देखिए, मैंने 2 प्रश्न पूछे। क्या 85% हिंदुओं को इसका फायदा मिले बीजेपी नहीं चाहती? इसका कोई जवाब नहीं आया। और क्या बीजेपी नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को इसका फायदा मिले? इसका भी कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी के लोग गोल पोस्ट चेंज करने में बड़े उस्ताद होते हैं। आप जो सवाल पूछे वो सवाल छोड़ के बाकी पूरी दुनिया का जवाब दे देंगे। देखिए, हमारी मंशा जातिगत जनगणना करानी थी, इसलिए हम जब राजस्थान सत्ता में थे हमने वहां कराया, कर्नाटक में थे हमने वहां कराया, अब बिहार सत्ता में है हमने वहां कराया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब प्रक्रिया शुरू हुई, आपको याद होगा, इसको बाधित करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। बाद में वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी गई। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, अदालत के आदेश के बाद फिर जातिगत जनगणना हुई और बात यही खत्म हो जाती तो भी ठीक था। अवधेश भाई, मैं आज पढ़ रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बीजेपी अब इसलिए विरोध कर रही है कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, उस पर रोक लगाई जाए। और वहां भी सुप्रीम कोर्ट से को फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य सरकार को हम काम करने से नहीं रोक सकते, आपका जो भी पक्ष होगा आप अगली पेशी ना कर रखिए। वो सबसे बड़ी बात है जो बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे थे कि मोदी जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हाँ, मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन मोदी जी और भूपेश बघेल में थोड़ा सा फर्क है। भूपेश बघेल जी पैदाइशी ओबीसी है और मोदी जी बने हुए ओबीसी। मोदी जी 1998 से पहले सामान्य वर्ग से आते थे, 1998 के बाद ओबीसी बने, क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी बनने के क्या फायदे होते हैं। तो अगर ओबीसी बन के उसका लाभ आप उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस पावर को, तो क्या अमित शाह को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए? या दूसरे जो उनके ऐसे युवा हैं ओबीसी के, क्या उसका फायदा नहीं उठाना? ठीक है, चलिए अमित साहू का जिक्र आपने किया, जवाब भी ले लेते हैं। आरपी जी, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, जवाब आपको तो देना पड़ेगा, क्योंकि पीएम का जिक्र अगर हो रहा है और ये सीधा आरोप अगर कांग्रेस की ओर से लगा कि 1998 से पहले नरेंद्र मोदी सामान्य थे, उसके बाद वो ओबीसी बन गए और 85% हिंदू का जिक्र बार बार आ रहा है कि 85% हिंदू हैं, तो क्या उनके हक अधिकार के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? अमित जी, देखिए, आरपी सिंह जी का तो बड़ा मजाकिये अंदाज में इन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का जो परिवारवाद चलता है उसकी पोल इन्होंने खोल दी। इन्होंने ये बताया कि वाकई में नेहरू से गांधी कैसे बना जाता है, ये शायद आज उन्होंने इस डिबेट के माध्यम से पूरी देश को और प्रदेश को बताया है। ये अब समझ में आ गया है कि नेहरू से गांधी कैसे बना जाता है और नकली गांधी कैसे बन के फिर रहे हैं, ये पूरी देश और दुनिया देख रही है। और दूसरी बात ये, अगर बात करते हैं जो कांग्रेस जिहादियों के समर्थन की बात करते थे हमेशा, जो कांग्रेस सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ खड़े हुए नजर आती थी, जो कहती थी हमेशा देश में प्रथम अधिकार जो है इस्लामिकों का है, यही कहने वाले आज कांग्रेस हिंदुओं की बात करते हैं, आज हिंदुओं की बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? बिल्कुल किस मुंह से बात करते हैं? बिल्कुल, इनकी तो प्रथा ही रही है अमित जी, जाति के आधार पर बांटो देश को, राज करो, ये पुरानी प्रथा रही है। अमित जी देखिए, जो आज पिन पॉइंटेड मुद्दा है उस पर बात कर लेंगे। जातिगत जनगणना
कट्टरपंथी, आतंकवाद, तमाम चीजें, नेहरू गांधी, ओबीसी थे नहीं थे, इन तमाम चीजों पे चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। सवाल यह है, छत्तीसगढ़ चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और चुनाव में अगर कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है तो आप लोग ऐसे मुद्दे पे समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात का पिन पॉइंटेड जवाब तो जरूर आना चाहिए। अमित जी। बिल्कुल, देखिए जवाब तो देना हो, जो शो का नाम है तो जवाब तो हम देंगे ही आरपी सिंह जी को। जो उन्होंने सवाल किया है उसका जवाब तो हम देंगे, चाहे वो यहाँ माध्यम से देना हो, चाहे चुनाव के रण के मैदान में देना हो, जवाब तो देंगे ही। मगर वाकई में जो कांग्रेस कल तक जातिगत आधार पर बांटने की बात करती थी, आज भी उसी पर टिकी है, और जो कल दूसरों की बात करते थे आज हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, ये भी एक हास्यास्पद बात है। मगर इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इतने सालों तक ये सरकार में थे, चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसी ने रोकी, पूरे देश को मालूम है, चाहे आज जो ये बिहार के आधार पर जो बात कर रहे हैं, बिहार में कैसे लालू और नीतीश ने मिलकर धोखा दिया, ये भी पूरे देश ने देखा है। तो यहां भी एक कांग्रेस का धोखा ही है। इन्होंने 2018 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें इस घोषणा को पूरा नहीं किया। भाई फेल हो गया तो बहन को ले आए, प्रियंका दीदी को ले आए। अब ये भी मंत्र अब नहीं चलेगा। अवधेश भाई, छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कांग्रेस के करनी और कथनी, और जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। ये जान चुकी छत्तीसगढ़ की जनता। अब इन पर भरोसा नहीं करने वाली छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे कोई भी आ जाए। आरपी सिंह जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। हालांकि सरकार का स्लोगन है जितना वादा किया उससे ज्यादा, वादे से ज्यादा, लेकिन जनता बीजेपी के माध्यम से या बीजेपी कह रही है कि ये केवल छलावा है, आप लोगों ने जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं, और ये भी जातिगत जो जनगणना है ये लंबित रह जाएगा। लंबित रह जाएगा या भविष्य की बात है। अभी तो एक छोटा सा सवाल है, आप इसका स्वागत करते हैं, हाँ या ना? आप क्या चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ मिले, हाँ या ना? क्या आप चाहते हैं कि 85% हिंदुओं को इससे लाभ मिले, हाँ या ना? 3 सवाल पर जवाब दे दीजिए। आतंकवाद, लव जिहाद, भाई बहन, देखिए बीजेपी में 3 टाइप के लोग होते हैं साहब। मैं तो ठीक है ना, हम जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। मोदी जी कहते हैं इस देश में अगर सबसे पहले अधिकार किसका है वो गरीबों का है, और गरीबी मिटाना है, ये नारा लेकर आप आए थे। वो काम हम कर रहे हैं। अमित जी एक एक करके एक बार आरपी जी का जवाब आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आरपी जी आप अपनी जवाब पूरा करिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं अनपढ़, दूसरे होते हैं कम पढ़, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, एक होता है अनपढ़, और तीसरे होते हैं कुपढ़, जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उसको भी गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो मुझे इस बात का एहसास है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बीजेपी के साथी आए कम से कम इस मुद्दे में पढ़ लिख के आए, तैयारी करके आए। टाइम पास करना हो तो अवधेश जी जब आप मुझे बुलाते हैं तो ऐसे लोग को मत बुलाए कीजिए, या जब मेरे बराबर का कोई हाथ में आता तो मुझे बुलाइए। ये बच्चों की लड़ाई तो है नहीं ना। इतने बड़े चैनल पर बैठकर अगर देश और प्रदेश की गंभीर समस्या पर हम बात कर रहे हैं तो तथ्यपूर्ण बातें हो ज्यादा अच्छा है। मेरा फिर से वही सवाल है कि जो सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप जातिगत जनगणना को रोकने के लिए बार बार कोर्ट का सहारा क्यों लेते हैं? क्या ओबीसी को इसका फायदा मिलता है तो आपको नुकसान है इसका? क्या इसका फायदा 85% हिंदुओं को मिलता है तो आपको इसका नुकसान है? क्या आप नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, वो समाज में आगे चलकर अपना नाम कमाए, प्रदेश का नाम ऊपर करे, देश का नाम ऊपर करे? तो सब मिला के विरोध है। अगर विरोध इतनी है तो मोदी जी ओबीसी क्यों बने भाई? 98 में क्यों बने? आप छोड़ दीजिए ओबीसी जाति, आप बता दीजिए मैं सवर्ण हूं। तो सब मिला के नब्बे अनुवाद यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है इसमें। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इसका लाभ समाज के वंचित लोगों को मिले। आरएसएस का बयान देखते रहिए, प्रमुख लोगों का समय समय पर आते हैं। दरअसल बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आरएसएस के लोगों को बार बार इससे संबंधित बयान आता है कि आरक्षण को खत्म कर दीजिए, और यही कारण है कि ओबीसी जनगणना का ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आरक्षण लागू हो। याद कीजिए, अनसुईया उइके जी ने कहा था कि अगर मेरे पास विधानसभा से ये प्रस्ताव पेश होकर आ जाए तो मैं 1 घंटे में साइन कर दूंगी। हमने साइन करा के 1 घंटे में भेज दिया, आज 9 महीने से ऊपर हो गया। क्यों रोक के रखे हैं आप? ओबीसी को 27% आबादी का फायदा मिले, इसलिए आप रोक के रखे हैं। ये जो नकली चेहरा है ना, ये सब सामने आ गया है। ठीक है आरपी जी, पिन पॉइंटेड सवाल और पिन पॉइंटेड जवाब भी हम जरूर लेंगे। एक बार पहले मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बिल्कुल आरपी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है कि केवल
यही मुद्दा है कि हर वर्ग को जिसकी जितनी आबादी उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। क्या इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए बाबूलाल जी? देखिए, राजनीतिक चश्मा तो इसमें है, इसमें तो स्पष्ट दिख भी रहा है। राजनीतिक चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मेरी समझ बन रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदू वोट का जो पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण विषय है, उसको क्रॉस करने के लिए या उसको झटका देने के लिए जो है ये बात आई है सामने। और ये बात आई भी है तो सही ढंग से आई है, गलत ढंग से नहीं आई है। एक बड़ी आबादी को जितना आबादी है उतना हक मिले, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, न भारतीय जनता पार्टी कर सकती न कोई कर सकता, लेकिन राजनीतिक कारणों से करना पड़ रहा है, ये अलग मुद्दा है। आप देखिए 92 साल पहले 1931 स्वतंत्रता के पहली बार जब आंकड़े पहली बार सामने आए थे, उसके बाद 1947 में फिर हुए, बिल्कुल जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं लाए गए। बिल्कुल। और अनेकों राज्यों में अलग अलग ढंग, कर्नाटक में है, आपके उड़ीसा में अभी पूरा किया गया, लेकिन आंकड़े नहीं दिए, आंकड़े सामने नहीं आए। महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने भी जनगणना प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है। तो हर राज्य ये चाह रहा है कि हो जाना चाहिए जातिगत जनगणना, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जात पात के नाम पर देश को बांटने की कोशिश है तो इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं, उसको भी समझना होगा। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या है, तो मुझे जो समझ में आया है मैंने आपके सामने रख दिया कि हिंदू वोट का पोलराइजेशन जो है उसको इससे झटका लगता है। तो देखिए बाबूलाल जी देखिए बिल्कुल 2-3 बातें हैं कि पहले वर्ग के नाम पे राजनीति होती थी, अब जात के नाम पे राजनीति होने की शुरुआत कह सकते हैं कि बिहार में वो पहले हिंदू मुस्लिम को लेके होती थी। कहा जाता था, बीजेपी की ओर से हमेशा से ये नारा लगा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, बाकी लोग कहां जाएंगे, अगर केवल हिंदुओं की बात होगी तो संविधान में जो उल्लेखित है उसका जिक्र कब होगा। बहरहाल अमित जी, पिन पॉइंटेड सवाल बार बार निकल के सामने आ रहा है, 3 सवाल कि क्या बीजेपी जातिगत आरक्षण, जातिगत जो जनगणना होगा उसके खिलाफत में है या उसका स्वागत करेगी, एक, और दूसरा 85% हिंदू जिसको लेके आप लोग हमेशा से चलने की बात कहते हैं, उनको लाभ मिलेगा, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन जो है वो हो जाएगा? अमित जी देखिए उदय जी, बात कांग्रेसी होते कौन है जो ये पूछने वाले की और ये बताने वाले कि बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में है, ये इनके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में सभी संसाधनों का पहला हक और अधिकार है उन गरीबों के लिए ही है और उन गरीबों के लिए ही प्राथमिकता हमने दी है। मगर कांग्रेसी क्या है, गरीबी मिटाने की बात करते करते अमित जी देखिए फिर गोल गोल हम घूम रहे हैं। अमित जी पिन पॉइंटेड सवाल, देखिए पीएम मोदी ने जरूर जगदलपुर के मंच से ही कहा था, मैं भी उस बात का गवाह हूं, आप भी इस बात के गवाह हैं और आरपी जी सुन रहे हैं वो भी इस बात के गवाह है। उन्होंने कहा कि जात पात नहीं, गरीबी सबसे बड़ी जाति है जिसके खात्मे के लिए, गरीबी के खात्मे के लिए काम होना चाहिए। लेकिन आज अगर एक बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से हुआ है तो उस पे भी तो पक्ष आना चाहिए अमित जी कि आप लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। दो ही चीज होती, बीच वाली तो कोई बात होती ही नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में होगा उसके पक्ष में सदैव रहेगी, जो कांग्रेस के हित में होगा उसके पक्ष में सदैव नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमेशा से जाति के आधार पर बांटा है और राज किया है। अब इन दोगलों का राज नहीं चलने वाला, इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो इसको मुद्दा बना रहे और ही करके हंस रहे। देखो शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को, ये सिर्फ और सिर्फ गंदा खेल खेलना कांग्रेसियों की मानसिकता है, शुरू से मानसिकता रही, इसीलिए आज ये सिमट के रह गए देश भर में। आने वाले 2 महीने बाद यहां भी सिमट जाएंगे। कैसे यहां पर ओबीसी का आरक्षण का लाभ देकर लॉलीपॉप दिखाया भूपेश बघेल ने। शब्दों की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। आप एक बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी। ये कुछ शब्द जो आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल इस तरह से अनिवार्य या कह लीजिए वो चलन में नहीं है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, वरना हम इस चर्चा को आप जारी रखते। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आरपी जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो गई है इस बात के ऐलान के बाद कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा जब बनेगी तब जातिगत जो जनगणना है वो कराया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात पे जोर देते हैं कि जिसका जितनी संख्या उसको उतना अधिकार। लेकिन इन तमाम चीजों का असर क्या होगा आने वाले समय में ये वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।